जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। पार्टी से एक के बाद एक 10 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले योगी कैबिनेट में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है। मौर्य की इस्तीफा देने के बाद लगातार बीजेपी विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी विधायकों के इस्तीफे से पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। बीजेपी छोड़ने वाले मंत्री धर्मसिंह सैनी ने एक बयान में कहा है कि 20 जनवरी तक एक मंत्री और 3-4 विधायक बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है तो आने वाला समय में साफ हो जाएगा। शुक्रवार को लखनऊ में सपा कार्यालय में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बाकी नेताओं के पार्टी ज्वाइन करने के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जबकि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा रखी है। इस बारे में लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा है कि ये कार्यक्रम बिना अनुमति के हुआ है। सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम की सपा कार्यालय भेजा गया। रिपोर्ट के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जाँच कराने के साथ ही इस मामले में FIR कराने का निर्देश दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी के पास ही है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 15 जनवरी के बाद भी शारीरिक रैली, रोड शो और जनसभा पर पूरी तरह पाबंदी लगा सकता है। हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बीच 60 सदस्यीय विधानसभा वाला उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। यहां कांग्रेस जहां सत्ताधारी भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन को हराने की कोशिश में है, जिसकी राजनीतिक दीवारें में कई दरारें देखने को मिल रही है। ऐसा गठबंधन के छोटे हिस्सेदारों की ओर से भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करने के फैसले की वजह से हुआ है। राज्य में मुख्य चुनावी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच है। इस चुनाव में पार्टियों के मुख्य एजेंडा में कानून और व्यवस्था के अलावा विवादित सशस्त्र बल, विशेष शक्तियां, अधिनियम और आर्थिक चुनौतियों के शामिल रहने की उम्मीद है। प्रदेश में 2 चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 27 फरवरी और दूसरे चरण का 3 मार्च को होगा। वहीं परिणाम 10 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश में जिन्हें कांग्रेस से जीत की उम्मीद ज्यादा नहीं, वो यह बहस करते हर जगह दिखेंगे कि अगर सबसे पुरानी पार्टी मजबूत हुई तो नुकसान ज्यादा किसे होगा। अगर हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची को जातिगत नजरिए से देखें तो साफ होता है कि उसके प्रत्याशी भाजपा के कोर वोट बैंक को ही ज्यादा प्रभावित करेंगे। हर पार्टी के कोर वोट बैंक का जातीय समीकरण देखें तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 37.6% प्रत्याशी भाजपा के वोट बैंक को ध्यान में रखकर उतारे हैं। इसके बाद 27.2% प्रत्याशी बसपा और सबसे कम 20% प्रत्याशी सपा के वोट को प्रभावित करने के लिहाज से उतारे गए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा फोकस अगड़ी जातियों के प्रत्याशियों पर किया है। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और सरदार को मिलाकर कुल 47 प्रत्याशी अगाड़ी जातियों से है। यह भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, यानी कांग्रेस के अगड़ी जाति के प्रत्याशी किसी भी सीट पर रहें, वे भाजपा के वोट बैंक में ही सेंध लगाएंगे। NDTV के पत्रकारिता से पिछले 3 दशकों से जुड़े पत्रकार कमाल खान का शुक्रवार 14 जनवरी को अचानक निधन हो जाने से पूरा NDTV परिवार और पत्रकारिता जगत इस क्षति से क्षुब्ध है। वो पिछले 30 सालों से NDTV से जुड़े हुए थे और अपनी विशिष्ट पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। वो चैनल के लखनऊ ब्यूरो के हेड थे। अभी गुरुवार को ही चैनल पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर उनकी रिपोर्टिंग देखी गई थी। शुक्रवार की सुबह उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था। 3 दशक में उन्होंने राजनीति के कई दौर देखे हैं और दर्शकों को अपनी राजनीतिक आंखों से घटनाओं का साक्षी बनाया। उन्हें समाज को अपने अनूठे ढंग से समझे और समझाने वाले विशिष्ट और विश्वसनीय आवाजों में से एक पत्रकार माना जाता है। 61 साल के कमाल खान के परिवार में उनकी पत्नी रुचि और बेटा अमन है। उनके निधन पर कई राजनेताओं ने दुख जताया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने उनके निधन पर भी दुख जताया है। चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की सियासत के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में दल बदल का सिलसिला खूब चला, जिसमें सबसे ज्यादा नेता बीजेपी से बाहर निकले। इन नेताओं को देखते हुए पता चल सकता है कि दारा सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। जी हां, आपको बता दें कि ABP न्यूज के साथ इंटरव्यू के दौरान दारा सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़ने और अखिलेश यादव की पार्टी में जाने को लेकर तमाम सवालों का जवाब दिया। बीजेपी छोड़ने वाले बाकी तमाम नेताओं और विधायकों ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ चुना है, लेकिन दारा सिंह चौहान ने अब तक
अपने पत्ते नहीं खोले थे। लेकिन एबीपी न्यूज के साथ इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो भी अखिलेश का ही हाथ पकड़कर चलने वाले हैं। दारा सिंह चौहान ने कहा है कि जिन लोगों ने मुझे चुना और जो लोग मुझे चाहते हैं, मेरा समर्थन करते हैं, उन सभी से राय लेने के बाद यह फैसला लिया गया है। सभी ने कहा है कि जो दल दलितों और पिछड़े वर्ग के साथ लेकर चल सकता है वो समाजवादी पार्टी है। यूपी चुनाव से पहले आया राम गया राम का खेल जारी है। हाल ही में बीजेपी के कई मंत्री और विधायक पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी का दामन थाम चुके हैं। तो वहीं अब यूपी के रामपुर की चमरौआ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यूसुफ अली पार्टी से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो गए हैं। हाल ही में कांग्रेस ने यूपी चुनाव को लेकर अपने पहले 125 कैंडिडेट के नामों की लिस्ट शेयर की थी, जिसमें यूसुफ अली को रामपुर की चमरौआ सीट से प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन अब एन समय पर यूसुफ अली ने शुक्रवार को लखनऊ में हुए कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं। योगी अयोध्या की सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद अयोध्या समेत यूपी के अलग अलग इलाकों में भव्य राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को भुनाने जा रही है। इसकी शुरुआत बीते दिन हो चुकी है। अयोध्या में गुरुवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी आयोजित की है। इसमें कहा गया है कि आम दर्शनार्थियों को किस तरह से अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की जानकारी देनी है। इसमें बताया गया है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या के अलग अलग स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के जरिए दर्शन मार्ग समेत जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर बनाई गई फिल्म दिखाई जाएगी। जमीयत उलमाए हिंद ने अलीगढ़ में होने वाले धर्म संसद पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। जमीयत हिंद के जिला अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद फाजिल ने कहा है कि 22 से 23 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन होना है। हमारी चुनाव आयोग और राज्य सरकार से मांग है कि इसे ना किया जाए। आपको बता दें कि देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद ने भारत निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अगले सप्ताह प्रस्तावित धर्म संसद पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इस आयोजन का मकसद चुनावों को सांप्रदायिक आरोप प्रत्यारोप को सार्वजनिक विमर्श में लाना है। संगठन की ओर से जारी बयान के मुताबिक जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी की ओर से आयोग के समक्ष ऑनलाइन प्रतिवेदन देकर इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2022 में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। इस बीच राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी छोटे दल के साथ गठबंधन बना रही है, वहीं भाजपा के खेमे में सेंध भी लगा रही है। ऐसी चर्चाएं हैं कि चंद्रशेखर रावण की आजाद दल, जी हां, आपको बता दें कि सपा चंद्रशेखर आजाद को अपने गठबंधन का दलित चेहरा बना सकती है। इसी सिलसिले में चंद्रशेखर आजाद रावण ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव से मुलाकात की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 4 नगर निगमों में निकाय चुनाव 4 से 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की पीठ ने 13 जनवरी को अपने आदेश में कहा है कि राज्य चुनाव आयोग इस संबंध में 48 घंटे के भीतर निर्णय लेगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान पीठ ने कहा है कि एसईसी को राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखना होगा। अदालत ने यह भी कहा है कि एसईसी को यह भी विचार करना चाहिए क्या परिस्थितियों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराना संभव है। अदालत ने कहा है कि एसईसी के पास चुनाव स्थगित करने के संबंध में फैसला लेने की पर्याप्त शक्तियां हैं। यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में मिर्जापुर जिले के बहुचर्चित नगर विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी और सपा में प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है। इस सीट से हैट्रिक लगाने वाले सपा विधायक और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया को 2017 के चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। यह वही चौरसिया है जिनको 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव में उतारा था। वैसे तो यह सीट जिले की चर्चित सीट रही है। कभी बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली इस विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर सरजीत सिंह डंग लगातार 4 बार विधायक चुने गए हैं। और आपको बता दें कि 2002 के चुनाव में एसपी और उम्मीदवार कैलाश चौरसिया को जनता ने अपना नेता चुना और कैलाश को लगातार 3 बार अपना विधायक चुना। साथ ही कैलाश को दर्जा प्राप्त मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक बनाया गया। फिलहाल आपकी इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए